नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 की। सेक्शन नंबर 26 में आपके डीम्ड रजिस्ट्रेशन है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन में आपके जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो कोई टैक्स स्पेसिफिक तो है नहीं। अगर आपका सीजीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका मतलब वो एसजीएसटी में भी हो गया, आईजीएसटी में भी हो गया, यूटीजीएसटी में भी हो गया। आपको यहाँ पर हर टैक्स वाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रजिस्टर इटसेल्फ इन द सीएस यूटी आईजीएसटी सेपरेटली। You have to register in the one. After that, you will be registered in all the taxations. Next section की हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 27, that is important special procedure for the registration of the casual taxable person and NRTP. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर होती है वो समहाउ थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल टैक्स पेयर से। हम सेक्शन 25 में हमने बात करी थी कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स को रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है। अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसकी लायबिलिटी जब से आती है उसके विदिन 30 डेज के अंदर उसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको अपना बिजनेस कमेंस करने के कम से कम 5 दिन पहले क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है उनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए पहले टैक्स जमा कराना पड़ता है, एडवांस टैक्स। जितने रुपए तक की वो एस्टिमेटेड सप्लाई करने वाले हैं उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है उस टैक्स का पहले उनको एडवांस डिपॉजिट कराना है। उसको डिपॉजिट कराने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान में रखना है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उनको रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए मिलता है। कैजुअल देखो नॉर्मल जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको तो लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। इन बिटवीन उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है ड्यू टू द फ्रॉड मेड बाय देम और ड्यू टू एनी अदर रीजन। बट एनआरटीपी और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए अलाउड होता है। टाइम लिमिट क्या होती है, उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है वो, और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर तब तक के लिए उनको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। बट कुछ सर्कमटेंसेस ऐसी हो जाए, स्पेशल सर्कमटेंसेस जिसमें एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट उस केस में उसका ऑपरेशंस क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन उसका एक्सटेंड कर सकता है। यदि उसके ऑपरेशंस पूरे नहीं हो पाते हैं उस टाइम बिंग में, देन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स एंड नॉन एनआरटीपी की डेफिनेशन आप सभी को वैसे भी क्लियर है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस राजस्थान में अगर कोई डीलर है वो राजस्थान में जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है बट दिल्ली में कोई एग्जीबिशन लग रही है वहां पर उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो इस केस में वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले लेगा। मींस उस स्टेट में उसका कोई परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बस वहां पर वो थोड़े टाइम के लिए वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो वो एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन ले लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इसमें जीएसटी लॉ प्रेस्क्राइब द स्पेशल प्रोसीजर एक्सटेंशन अलाउड है 5 डेज बिफोर अप्लाई करना है। एक्सटेंशन अगर आप करवाते हो तो आपको एक्सटेंशन जितने टाइम के लिए करवा रहे हो उसमें जितना ऑपरेशंस करोगे, जितने बिजनेस करोगे उसका भी एडवांस टैक्स आपको क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। स्टार्टिंग में आपने एडवांस टैक्स जमा कराया, उसके बाद अगर आप ऑपरेशंस को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सटेंशन आपको तभी अलाउड होगा जितने ऑपरेशंस आप आगे करने वाले हैं उसका एडवांस टैक्स आप पहले से जमा कराते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की। सेक्शन नंबर 28 है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय जो पर्टिकुलर सबमिट किए हैं डिपार्टमेंट में, अगर उन पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज आता है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी जो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स होते हैं उसमें 2 तरह के पर्टिकुलर्स होते हैं, एक कोर फील्ड होते हैं, एक नॉन कोर फील्ड होते हैं। कोर एरियाज में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा और प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर दैट विल चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू देम अगर ये फॉर्म्स इन ऑर्डर होते हैं तो वो आपका अमेंडमेंट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट नॉन कोर एरियाज में अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो वहां पर आपको प्रॉपर ऑफिसर की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉन कोर एरियाज में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप केवल और केवल अपनी इंफॉर्मेशन वहां सबमिट कर दें और नॉन कोर एरियाज में आपके चेंजेस हो जाएंगे। कंप्लीट है। अब ये कोर एरियाज होते क्या हैं और नॉन कोर एरियाज होते क्या हैं। कोर एरियाज में बेसिकली 3 चीजें आती है। अगर आप अपने बिजनेस का लीगल नेम चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट जैसे एबीसी एंटरप्राइजेस से XYZ एंटरप्राइजेस करना चाहते हैं, आप केवल लीगल नेम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पैन नंबर चेंज हो रहा है, पैन नंबर चेंज होगा तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, अमेंडमेंट नहीं होगा।
सेकंड, अगर आपके कोई भी पार्टनर्स हैं या फिर कोई शेयर होल्डर्स हैं, कोई डायरेक्टर हैं, वो चेंज हो रहे हैं, तो वो इंटीमेशन भी अपने को किसको देनी होती है, डिपार्टमेंट को देनी होती है, और ये भी आपके कोर एरिया में ही कवर होता है। और लास्ट जो आपके कोर एरिया में कवर होता है, अगर आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, तो भी इसे कोर एरिया में चेंज माना जाता है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, चेंज इन पार्टनर, प्रोप्राइटर में चेंज हो नहीं सकता क्योंकि पैन नंबर चेंज हो जाएगा, प्रोप्राइटर चेंज होते ही। चेंज इन पार्टनर, डायरेक्टर और अदर पर्संस, अगर आपके कोई चेंजेस होते हैं या आपके प्रिंसिपल प्लेस में या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज होता है, तो दैट इज ए कोर फील्ड एरियाज। अगर इन एरियाज में चेंज करना है तो यू हैव टू इंटीमेट टू द प्रॉपर ऑफिसर, देन प्रॉपर ऑफिसर विल चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, एंड इफ इट फाउंड्स इन ऑर्डर देन द डिपार्टमेंट विल चेंज ऑल दीज। बट अगर इसमें कोई भी डेफिशिएंसी लगती है, उसे लगता है कोई डिपार्टमेंट को कि कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है, देन ही विल आस्क विथ यू बाय गिविंग ए नोटिस, और आपको टाइम बीइंग में क्या करना है, टाइम लिमिट के अंदर अपने इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट करवानी है। अगर आपने सबमिट करवा दी तब तो आपको यहाँ पर वो अमेंडमेंट हो जाएगा। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने टाइमली सबमिट नहीं कराई तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन में वो अमेंडमेंट नहीं होगा। क्लियर है, कंप्लीट है यहाँ तक। देन अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 15 डेज में इंटीमेट करना है प्रॉपर ऑफिसर को। जो भी चेंजेस आते हैं आपके प्रॉपर ऑफिसर को, अगर वो सारे चेंजेस कोर एरिया में चेंजेस है वो सही लगते हैं तब तो वो चेंज कर देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर को सही नहीं लगते हैं, उसको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया है वो पूरा नहीं है, देन ही विल इशू ए शो कॉज नोटिस, एंड व्हाई द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड, ही विल आस्क विथ यू, you have to give the reply proper within the time limit, within the 7 working days, and if you give the reply within 7 working days and reply is satisfactory, then the amendment will be done. Okay, next is section number 29। सेक्शन नंबर 29 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन देखो दो केसेस में कैंसिल हो सकता है, या तो डिपार्टमेंट बोल दे कि आपने कुछ गलती करी है, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, या फिर आप खुद अप्लाई कर दो कि मुझे अब बिजनेस नहीं चलाना है, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में दो प्रोसीजर है, दो तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जिसमें डिपार्टमेंट खुद असेसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है ड्यू टू एनी फ्रॉड या ड्यू टू एनी नॉन कंप्लायंसेस, और सेकंड है जिसमें असेसी पर्सन खुद अप्लाई करता है डिपार्टमेंट को कि मेरा रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दो, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय बिजनेस, या मेरा बिजनेस थ्रेशहोल्ड से बिलो चला गया है, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करना बंद कर दिया है, मैं केवल अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूँ ड्यू टू दीज रीजंस। तो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों ही केसेस में हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी लॉ के किसी भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो इस केस में उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा। सेकंड है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने लगातार 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए, कंटिन्यूसली उसने 6 मंथ के अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर है तो लगातार 3 क्वार्टर से आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में भी सेम ही है कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेंट हैं, आपने रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी ले लिया, तो लगातार 6 महीने से अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बता के डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लिया है, धोखे से लिया है, तो इस केस में जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चलेगा, डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ओके वंस, अब ये तो आपके 4 केसेस हो गए जिसमें डिपार्टमेंट कैंसिल करता है, और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें असेसी खुद, रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई करता है। फर्स्ट, अगर वो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे या अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दे, अमालगमेशन हो जाए किसी और कंपनी के साथ, डीमर्जर हो जाए, या फिर अपना चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, पहले पार्टनरशिप थी अभी प्रोप्राइटरशिप में चेंज कर दे,
द टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, या उसका थ्रेशोल्ड कम हो जाए या वो टैक्सेबल सप्लाई करना बंद कर दे, मीन्स अब उसको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, तो इन केसेस में भी रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा। क्लियर?